हेलो बच्चों, आर के सिंह का प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग। हम लोग लेक्चर नंबर 20 आज स्टडी करेंगे। थोड़ा सा पहले बाबू हम पीछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 17th लेक्चर, 18th लेक्चर और 19th लेक्चर जो हम लोग स्टडी किए थे वो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किए थे, और 20th लेक्चर भी आइसोमेरिज्म का ही होना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोग 19th लेक्चर तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किए थे, और 20th लेक्चर में आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होना चाहिए। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को पढ़ने से पहले आपको कुछ और जानना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जब आइसोमेर पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे ये बार बार आपको रिपीटेशन मिलेगा कि स्क्वायर, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेर। हालांकि टेट्राहेड्रल में संभव नहीं होते हैं, वो अलग सी बात है, मैं उसी पर बता रहा हूँ। तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तो ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा आज लेक्चर में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो उसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा एक नए सी टॉपिक के पास। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समन्वय बहुफलक के नाम से जाने, समन्वय बहुफलक के नाम से जानेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसको बोलेंगे हम लोग समन्वय बहुफलक। ओके बाबू, जानने की कोशिश करना। देखो, मान लिया जाए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहाँ पे सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड के नंबर 4 जुड़ा हुआ है। चूँकि सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मिलेगा, है ना बाबू। मान लिया जाए कोई सेंट्रल मेटल है, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। ओके बाबू, ये कहाँ मिलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मिलेगा। जितना वो मैं मान लूँ कि जो लिगेंड है, एल मतलब लिगेंड, एम मतलब सेंट्रल मेटल, एल मतलब लिगेंड, उसके नंबर कितने? 4। अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता, एल में जो एल आपके पास है बाबू, अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता, तो अगर वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता तो और इसकी संख्या कितना है? 4 है। तो ये प्रत्येक मोनोडेंटेड लिगेंड एक सेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ। तो 4 कितना बनाएंगे? 4 लिगेंड 4 बनाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? 4 होता है ना बाबू। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता आपके पास? 4। इसी प्रकार से लिखते थे ना हम लोग, Fe(CN) का होल 6, ऐसे लिखते थे हम लोग, नहीं लिखते थे क्या? तो यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड था, जितना नंबर थी वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता था। तो ये जो 4 लिगेंड है, ये 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं? ओके बाबू, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए कि मेरा जो हाथ है, उस हाथ को मैं सेंट्रल मेटल मान लूँ, इसके साथ 4 लिगेंड बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से बाबू। एक ये सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड ये जुड़ा बॉन्ड के द्वारा, चूँकि लिगेंड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है ना, एक लिगेंड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा है ना, यहाँ पे लिगेंड जुड़ा हुआ है। एक लिगेंड इस प्रकार से बॉन्ड बनाया, इस प्रकार से बॉन्ड बनाया, यहाँ पे जुड़ा। तीसरा लिगेंड इस प्रकार से बॉन्ड बना के इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से, है ना। 4 लिगेंड है हमारे पास, और एक इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखो बाबू, यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल मेरी हाथ है, इस सेंट्रल मेटल 4 लिगेंड है। एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ बॉन्ड बना के, दूसरा लिगेंड यहाँ पे, तीसरा लिगेंड यहाँ पे, चौथा लिगेंड यहाँ पे। अगर इस प्रकार से जुड़ा हो, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे बाबू? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय बोलते हैं। जब चतुष्फलकीय बोलेंगे उसके पास, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होगा, देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके बीच में कुछ एंगल होगा। ये बॉन्ड है, इसके बीच में कुछ एंगल होगा। ये बॉन्ड है, कुछ एंगल होगा। ये प्रत्येक एंगल होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, चतुष्फलकीय संरचना में, वो 109 डिग्री, 109.5 डिग्री की होती है। समझना बाबू, मैं कुछ कह रहा हूँ। ये 4 लिगेंड है, इस प्रकार से हो सकती थी,
मैं इसको स्ट्रक्चर दूं, ये सेंट्रल मेटल है, इसके साथ एक लिगेंड हुआ, 2 लिगेंड हुआ, 3 लिगेंड हुआ, ये सब लिगेंड जुड़ा हुआ है, और एक कहाँ मिला, ऊपर पे मिला लिगेंड, और इसके साथ बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 109.5 डिग्री बोलो या 109 डिग्री 28 मिनट बोलो। ओके बाबू, एक और संभावना है, कब ये 4 लिगेंड का जुड़ा होता है, या तो ऐसा होता या संभावना थी इस प्रकार से। देखो मैं फिर से एक बता रहा हूँ, इस प्रकार से मैंने एक इस पेपर लिया जो कि पूरे स्क्वायर के रूप में कटा हुआ है, उसके सेंटर पर मैंने एक मेटल माना, सेंट्रल मेटल, उसके साथ एक लिगेंड ऐसा जुड़ा हुआ है, दूसरा लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, तीसरा ये जुड़ा, चौथा ये जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड जोड़ना था हमको, और उसको यूँ मैं इस प्रकार से रख दूँ, एक प्लेन में हो गया, ये स्क्वायर है, तो इसको हम लोग नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हो गया तो इसके पास बॉन्ड एंगल कितना होगा बाबू, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो या तो ऐसा, अगर 4 लिगेंड हो तो ऐसा हो सकता हो, या तो संभावना है जो ये आपके पास सेंट्रल मेटल था, इसके साथ 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ा, इस प्रकार से 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ा, ओके, 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ा, और इसको नाम देंगे हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैं हिंदी लिख दूंगा, चतुष्फलकीय, और ये है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, इसको नाम देंगे हम लोग वर्ग समतली। तो किस प्रकार से लिगेंड अरेंज होगा स्पेस में, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल से जुड़ने वाले लिगेंड स्पेस में किस प्रकार से अरेंज होंगे, या तो टेट्राहेड्रल के रूप में होंगे, या तो स्क्वायर प्लेनर के रूप में होंगे, या तो ऑक्टाहेड्रल के रूप में होंगे, या तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के रूप में। जिस प्रकार से भी अरेंज होंगे, सजे होंगे, उस सजावट को नाम दिया जाता है समन्वय बहुफलक। ओके बाबू, डिफिनेशन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए लिगेंड स्पेस में, स्पेस मतलब दिक् स्थान, कहीं जब हम लोग काम करते हैं, स्पेस में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसी व्यवस्थीकरण को नाम दिया जाता है समन्वय बहुफलक। बोल दो, चलो नाम बोलता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, सेंट्रल मेटल, देखो मैं शॉर्ट में लिखा हूं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, कहाँ पे बाबू, स्पेस में, स्पेस मतलब दिक् स्थान, स्पेस मतलब दिक् स्थान, स्पेस में किसके, लिगेंड के ना, लिगेंड के सजावट, लिगेंड के सजावट को क्या नाम देते हैं बाबू, समन्वय बहुफलक कहा जाता है, कहा जाता है। ओके बाबू, अगर अरेंजमेंट करेंगे स्पेस में, जब लिगेंड सजेंगे तो सजने के कारण क्या मिलेगा, उसका एक विशेष आकृति मिलेगी, जैसे भी मैंने बताया, वो टेट्राहेड्रल के रूप में सज गया, वो स्क्वायर प्लेनर के रूप में सज गया, मतलब चतुष्फलकीय के रूप में सज गया, वर्ग समतली के रूप में सज गया। तो इस जो सजने के कारण जो आपको एक विशेष आकृति मिली ना, उसको बोलते हैं ज्यामिति, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, है ना, या फिर आकृति बोल दो। तो लिगेंड के जब सजने की घटना को नाम दिया समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक के कारण आपको क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड मिलेंगे ना, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लाइन चेंज करके लिख रहा हूँ, समन्वय बहुफलक के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कंपाउंड की ज्योमेट्री, ज्यामिति बोलते हो आप, या फिर बोल दो या शेप, मतलब आकृति, शेप ज्ञात होती है बाबू। और जनरली किस प्रकार के होते हैं? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ओके, चल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो गया? तो हम लोग पहले ये तो देख लो, हटाओ कौन कौन से ज्योमेट्री बनेंगे, थोड़ा सा लिख दूं। सामान्यतः किस प्रकार के ज्योमेट्री मिलेंगे बाबू? टेट्राहेड्रल, इसको बोलेंगे हम लोग चतुष्फलकीय। मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा। चतुष्फलकीय है ना, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, मैं सबका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी। स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल त्रिभुजीय, द्विपिरामिडी, त्रिभुजीय, द्विपिरामिडी एवं ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलेंगे अष्टफलकीय। तो बाबू मैंने लिखा सामान्यतः टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एवं ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। ओके बाबू, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको इस प्रकार या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकती है, या तो फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, या तो ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं। इस प्रकार के ही आपको इस प्रकार की आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मिलेंगे इसमें। तो ये तो आपने देखा यहाँ पे। अब इसका किस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, उस स्ट्रक्चर को बाबू एक बार देख लो, ठीक है। देखो टेट्राहेड्रल, हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। किस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे बाबू? इस प्रकार, जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से एक सेंट्रल मेटल होगा, उसके साथ 4 लिगेंड जुड़ेंगे इस प्रकार से, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। मैं यही हूँ बना रहा हूँ उसको, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल था, इस सेंट्रल मेटल के साथ 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 1 4 लिगेंड। थोड़ा सा मैं इसको और फैला कर लिखूं। ये पीछे वाला था कि 1 लिगेंड हुआ, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड हुआ बाबू। और इसमें जो प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था? 109.5 डिग्री बोलो, या फिर बोलो 109 डिग्री 28 मिनट बोलो, है ना। 109 डिग्री 28 मिनट बोलो या 109.5 डिग्री बोलो। तो अगर पूछे टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल होता है, तो आप जवाब क्या दोगे? 109 डिग्री 5 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर, ये तो आप कौन सा शेप हुआ बाबू? ये टेट्राहेड्रल शेप हुआ, चतुष्फलकीय। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हिंदी क्या बोलेंगे इसको लोग? वर्ग समतली। कैसे होगा? ये था ना, एक सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल मेटल था बाबू, केंद्रीय धातु, उसके 4 लिगेंड जुड़ा हुआ था इस प्रकार से। इसे उल्टा दो,
स्क्वायर है, एक प्लेन में स्क्वायर प्लेनर। तो इस प्रकार से एक सेंट्रल मेटल है, इसके साथ एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, एक लिगेंड, दो, तीन, चार, और इसका शेप देने के लिए मैंने इसको क्या किया, मिला लिया। तो कितना बॉन्ड एंगल होगा इसका बाबू, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितने होंगे आपके पास, 90 डिग्री का होने जा रहा है। प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली। अगला जो होंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरा, हिंदी होगा त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। मैं लिख चुका हूँ त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। देखो ट्रायगोनल त्रिभुजीय, द्विपिरामिडी दो पिरामिड, एक त्रिभुज है, इस प्रकार से बाबू समझना। देखो एक ट्रायंगल है आपके पास दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल के सेंटर पर क्या है, एक सेंट्रल मेटल पड़ा हुआ है, इससे एक लिगेंड जुड़ा, दूसरा लिगेंड जुड़ा, तीसरा लिगेंड। तो ट्रायंगल हो गया, त्रिभुजीय हो गया, त्रिभुज के रूप में। अब इस पर कितने पिरामिड है, दो पिरामिड है। एक पिरामिड ये हुआ और दूसरा पिरामिड ये हुआ। तो एक पिरामिड यहाँ पर लिगेंड जुड़ा होगा और दूसरा पर यहाँ पे। तो कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 5। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होने के लिए कितना लिगेंड चाहिए आपको, 5 लिगेंड चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे हम लोग, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। जो त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल बना, उसका प्रत्येक एंगल कितना, 120 डिग्री की। और जो दो पिरामिड है, इस दो पिरामिड का इस ट्रायंगल पर कितना एंगल बाबू, 90 डिग्री का होगा। दैट मीन्स इसमें बॉन्ड एंगल कितने, दो प्रकार के होंगे, एक 120 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला। देख सकते हैं ट्रायंगल था, इसमें प्रत्येक एंगल कितना 120 हो गया। इस पर एक पिरामिड ऐसा, एक पिरामिड ऐसा, 90 डिग्री का होगा। मतलब 90 डिग्री के और 120 डिग्री के होंगे, ये ना। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बाबू इसके, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको ये मिटाना पड़ेगा इस प्रकार से। एक सेंट्रल मेटल लो, एक सेंट्रल मेटल से आप एक लिगेंड ऐसा जोड़ो और ये हो गया, ये ना। चलो बरु ये जोड़ दो आपने शेप देने के लिए, ट्रायंगल हो गया। और इसके प्रत्येक की बॉन्ड एंगल कितनी हो गई, 120 डिग्री की हो गई। अब इस पे एक पिरामिड और दूसरा पिरामिड यहाँ तक तो नहीं दिखेगा, इसके नीचे आएंगे। तो एक लिगेंड ये हो गया, दूसरा लिगेंड ये हो गया, जो कि इस पे कितना बॉन्ड एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बॉन्ड की लंबाई है और ये जो बॉन्ड की लंबाई, दोनों का डिफरेंट होता है। इसकी बॉन्ड की लंबाई इसके तुलना में क्या होती है, लंबी होती है। हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के एलिमेंट जब पढ़ेंगे बाबू हम लोग वहाँ पर स्टडी करेंगे। इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्वेटोरियल से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, हम लोग डिस्कस वहाँ पे करेंगे। तो ये जो आपके पास शेप मिला, कौन मिला, वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मिले। ठीक है, नेक्स्ट एक और है बाबू, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल हिंदी लिखा हुआ आपके पास, अष्टफलकीय। क्या बाबू, अष्टफलकीय। अब ये कैसे होगा समझने की कोशिश करना। ये तो आपने देखा स्क्वायर प्लेनर था, एक सेंट्रल मेटल था, उसके साथ एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, इस प्रकार जुड़ा हुआ बाबू, 4 लिगेंड है ना। तो अब इसको इस प्रकार जोड़ के इसको पलटा लो। अब इसके ऊपर में एक लिखो, एक लिगेंड लगाओ और नीचे में लगाओ। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनाने के त्रिभुज पर 2 पिरामिड लगाया और ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए इस प्रकार से स्क्वायर बनाओ और उसके एक ऊपर में और एक नीचे में लगा दो। तो इस शेप को नाम देंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 4 लिगेंड पहले से था, एक ऊपर में 5, एक नीचे में 6। 6 लिगेंड आपको चाहिए। ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कितने लिगेंड चाहिए, 6 लिगेंड होना चाहिए। एक आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, एक ऊपर में 5, एक नीचे में 6।
मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है बाबू, देखना यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल था, इस सेंट्रल मेटल के साथ 2 लिगेंड और ये 2 4 लिगेंड हो गया, 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड 4 लिगेंड, और इसको यहाँ से क्या करो, इस प्रकार से जोड़ो। ठीक है, और एबव द प्लेन, प्लेन से ऊपर 1 लिगेंड होगा और बिलो द प्लेन, प्लेन से नीचे ये होगा। ठीक है, इसको नाम देंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जब भी बनेंगे उसका प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देख सकते हैं ये 90 डिग्री का होगा, इस पर ये भी 90 होंगे और इस पर क्या होंगे, अगर ऐसा है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो सारे बॉन्ड एंगल कितना होगा बाबू, 90 डिग्री का होगा। चाहे ये 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और नंबर कितने होंगे उसके पास, यहाँ पास 6 मिलेंगे, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है तो थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा। कुछ क्या याद करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हटाओ, जल्दी से कर ले बाबू। एक और याद रखना पड़ेगा, वो यहाँ पर रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन जिसको संक्रमण बोलते हैं हम लोग, संक्रमण है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हालांकि अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है ना। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पे शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ज्योमेट्री जो अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है बाबू, ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मैंने बताया था सेंट्रल मेटल से 4 अगर लिगेंड जुड़े हो तो उसका कोऑर्डिनेशन में कितना 4 होगा, पर अंतर एक, दोनों चारों लिगेंड कैसा हो, मोनोडेंटेट हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी संभावनाएं हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकती है, या तो sp3 होंगे या तो dsp2 होंगे। ओके बाबू, समझने की कोशिश करना। ये कोई एटम है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड में कौन कौन मिलेंगे और 4 में कौन कौन मिलेंगे, थर्ड में मिलेंगे sp d और 4 में कौन मिलेंगे sp d f, इतना तो आता ही होगा। तो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हाइब्रिडेशन होती, संकरण होती है ना, तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तीसरा और चौथा ऑर्बिट के ही ऑर्बिटल भाग लेते हैं। मतलब तीसरा के sp d हो सकते हैं, चौथा के sp d हो सकते हैं ना, इसी दोनों ऑर्बिट के जनरली भाग लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लिया जाए ये तीसरा है, तीसरा में मैं d से बात करता हूँ, 3d है। उसके बाद 4s, 4 का 4s, फिर बाबू कौन 4p और 4d है ना, 4p 4d। तो 3 में जो d है हम लोग जानते हैं, d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 5 हो गया। और s में कितने, 1 ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने होते हैं बाबू, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में कितने होते हैं हम लोग जानते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और ये भी पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दूँ। ये 3 का d है, इसका नाम है dxy, इसका नाम है dxy dyz, इसका नाम है dzx, इसका नाम है dx² - y², और इसका नाम है बाबू
डी जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। सिर्फ आपको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी, तो डी जो भाग अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होंगे। देखो बाबू एक s और 3p, ये 3 देखो 4 3 और 1 4 4 ऑर्बिटल है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 था, ऑर्बिटल कितने भाग लिया, एक तो s का 3 तो p का, एक s 3p, तीनों आपस में 3 और 1 चारों आपस में मिल गया और मिलने की जो घटना उसको हाइब्रिडेशन बोलते हैं हम लोग। हालांकि डेफिनेशन ये मैंने उतना क्लियर नहीं बोला आपको। अगर वो कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो तो हाइब्रिडेशन कितना sp3 होगी या फिर dsp2, एक तो d होगा एक s होंगे और 2 तो p होगा ना। देखो यहाँ भी एक d हुआ एक s हुआ और 2 p हुआ, तो सब मिलाकर 4 हो गया ना। तो d कहाँ का, एक ये और एक ये और p2 ये है ना बाबू। अगर उसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो उसका जो जियोमेट्री होगा कोऑर्डिनेट नंबर 4, हाइब्रिडेशन कितना, या तो ये होगा या तो ये हो सकता है। अगर ये हाइब्रिडेशन है उसका ज्योमेट्री कितना होगा बाबू, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होंगे, इसको क्या बोलते हैं चतुष्फलकीय, है ना। अगर अगर इस प्रकार की उसकी हाइब्रिडेशन है, चूंकि कोऑर्डिनेशन में अगर ऐसा हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अगर ऐसा है 4 वाला में तो उसका जो होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर याद रखना बाबू, ठीक है। अगर हाइब्रिडेशन sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल dsp2 स्क्वायर प्लेनर। sp3 कब हुआ, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मतलब लिगन के नंबर 4 हो। लिगन के नंबर 4 हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख सकते हो 3 1 4 यहाँ भी हुआ, 2 1 3 4 यहाँ भी हुआ। अगर ऐसा है तो टेट्राहेड्रल, ऐसा है तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है बाबू। चलिए जाओ याद रखना, जो d ऑर्बिटल है इस d, अब इसमें d का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, याद रखना बाबू, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भाग लेता है, याद रखना। इसमें जो d, अगर क्वेश्चन पूछ दे dsp2 हाइब्रिडेशन में d का कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेती है, याद रखना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन कर दे dsp2 हाइब्रिडेशन में d का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो d का कौन सा, ये वाला भाग नहीं लेता, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भाग लेता है, ये वाला भी नहीं, मतलब बाबू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, याद रखना बाबू, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट नंबर 5 हो, है ना, कोऑर्डिनेट नंबर 5 हो तो 5 आपको ऑर्बिटल चाहिए। देखो एक s का 3 p का 3 1 4 हो गया और इसमें एक d का लेना पड़ेगा, ये ना sp3d, क्योंकि p मैक्सिमम में 3 ही ले सकते हैं आप। sp3d एक इसका 3 1 4 5 हो गया ना sp3d। अगर sp3d है हाइब्रिडेशन तो sp3d कब आएंगे बाबू, जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, इसका मतलब लिगेंड का नंबर 5 है मोनोडेंटेट में, तो कितना, तो कैसा शेप होगा, अभी मैंने बताया था 5 वाला में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल लिगेंड कितना होना चाहिए 5। देखो यहाँ पे 5 लिगेंड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिगेंड लिगेंड का नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ओके बाबू, हिंदी आपके पास लिखा हुआ है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, ओके। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब लिगेंड का नंबर 6 है, और 6 अगर हो तो किस प्रकार के अरेंजमेंट होंगे बाबू, स्क्वायर प्लेन होगा, उसके ऊपर एक होगा एक नीचे होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल होंगे। जब 6 होंगे तो हाइब्रिडेशन संभव है sp3d2 एक 3 1 4 2 6, है ना बाबू, या फिर उसका ठीक उल्टा d2sp3, याद रखना, या तो ऐसा या तो ऐसा बाबू, ठीक। अगर ऐसा है, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, हाइब्रिडेशन या ऐसा हो या ऐसा हो, तो उसका जो शेप कैसा होता है बाबू, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होते हैं। और याद रखना, अब देखो यहाँ पे 2 to d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, चाहे ऐसा कहो या ऐसा कहो,
2 तो डी ऑर्बिटल भाग ले रहा है, तो 2 जो डी ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, चाहे ऐसा कहो या ऐसा कहो, उसमें कौन से डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना बाबू, और एक तो कौन है, डी जेड स्क्वायर, याद रखना। और क्वेश्चन कर दे sp3d2 में या फिर d2sp3 में कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में, तो आप आंसर कौन मारोगे, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन कर दे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, है ना बाबू। अब समझो थोड़ी सी नोट करके डी एस पी थ्री डी टू था पहला नंबर है बाबू, और एक हमारे पास मिला ये D2sp3, समझना बाबू, मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हमारे लेक्चर कंप्लीट होने वाली है। यही था ना 3D 4s 4p 4d, D में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इसमें s, इसमें 3 थे और इसमें भी कितने थे, 1 2 3 4 5, है ना बाबू, 5 इसमें भी है। देखो तीसरा चौथा है ना, तीसरा है ये तब ना चौथा है, इसका मतलब ये जो डी ऑर्बिटल है ये कहाँ वाला, अंदर वाला है, इनर डी ऑर्बिटल, ओके बाबू। और ये कहाँ है, चौथा ऑर्बिट का है, बाहर वाला है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बाबू, आउटर डी ऑर्बिटल। तो इनर वाला पहले आएगा, अंदर वाला पहले आएगा और बाहर वाला बाद में आएगा। अब यहाँ देखो जो आपके पास जो और यहाँ पर हाइब्रिडेशन बना sp3d2 और ये d2sp3, तो यहाँ पे d बाद में आया हुआ है, इसका मतलब ये बाद वाला जो ऑर्बिटल d वाला है, देखो d यहाँ भी है d यहाँ भी है, इसका मतलब ये बाहर वाला d इसमें आया हुआ है, ये वाला d 4 वाला d इसमें आया हुआ है, नहीं क्या, इसमें देखो d2sp3 d पहले आया हुआ है, इसका मतलब अंदर वाला लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो d लिया हुआ था ये बाहर वाला था, और यहाँ पे जो डी हाइब्रिडेशन भाग लिया बाबू, यहाँ जो डी हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया हुआ है वो कौन, अंदर वाला लिया हुआ है, और यहाँ पर डी चूँकि बाद में आया हुआ है ना, तो कौन सा भाग लिया हुआ है, बाहर वाला लिया हुआ है। तो हम लोग इसी के कौन सी डी ऑर्बिटल भाग लिया है, बाहर वाला कि अंदर वाला, तो डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर पर, हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो अगर बाहर वाला भाग लिया हो, तो किसी कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा हाइब्रिडेशन आ गया, इसका मतलब उसमें डी ऑर्बिटल बाहर का भाग लिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बाह्य कक्षक संकुल के, बाह्य कक्षक हम लोग उसको संकुल के नाम से जानेंगे। तो बाबू यहाँ पर देखना, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मतलब बाहरी, चूंकि बाहरी लेंगे ना, बाह्य कक्षक संकुल, ओके बाबू, बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे। और चूंकि इसमें अंदर वाला भाग लिया है ना, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर इस प्रकार की हाइब्रिडेशन आ गई, मतलब अंदर का डी ऑर्बिटल भाग लिया, तो हम लोग उसको नाम देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हम लोग हिंदी में बोलेंगे इनर मतलब अंदर, अंतःकक्षक संकुल, ओके बाबू। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसकी संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ओके बाबू, हाइब्रिडाइजेशन
वैसा कॉम्प्लेक्स जिसकी संकरण sp3d2 होती है, क्या कहलाएगा वो? मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। हालांकि इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना, या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इस पर संतुष्ट कर लें, ठीक है। और इसमें बाबू वैसा कॉम्प्लेक्स जिसकी संकरण क्या होती है बाबू? D2sp3 होती है, क्या कहलाएगा बाबू? इनर ऑर्बिटल ना, इनर। मैं इसका हिंदी लिखा हूं यहाँ पे, यहाँ देखो लिखा हुआ बाबू, यहाँ लिखा हुआ है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके बाबू। हालांकि इसको भी हम लोग एक और नाम जानते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलो या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो। तो जब हम लोग इसको डिटेल्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे। बस मैंने सिर्फ ये बताया कि देखना, अगर ऐसा हाइब्रिडेशन हो तो इसको हम लोग, चूँकि ये बाहर का, इसमें बाहर का डी ऑर्बिटल था, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें अंदर का डी ऑर्बिटल लिया हुआ है, अंदर मतलब कौन? तीसरा वाला, ये तीसरा वाला, और बाहर मतलब कौन? चौथा वाला ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये इनर आउटर सब डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पर, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। चूँकि मैंने अभी लिगेंड के बारे में नहीं बताया हूँ किस नेचर के हैं, इसलिए बस इसमें संतुष्ट कर लेना है आपको, ठीक है। तो देखो, मैंने आज जो आपको बताया टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे 21 नंबर लेक्चर जो होगा, वहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, ऑप्टिकल आइसोमर को अच्छी प्रकार से स्टडी कर सकें। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में आपके टर्म बार बार आएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन संभव है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन संभव है, ज्योमेट्रिकल कौन सा संभव है ना। तो सबको हम लोग वहाँ पे अच्छे ढंग से अब हम लोग उस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ने के लिए बाबू अपने आप को अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के बारे में जान चुके हैं, और अब हम लोग इसको जानने के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर का स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को आर के सेन की तरफ से बाबू थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।